गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज आपके पास देख लीजिए कहां तक हमारी जर्नी जो है वो पहुंच चुकी है। इस चैप्टर को लेकर लेक्चर नंबर है आपके पास 9th, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को खत्म तो नहीं किया था, मतलब थोड़ा बहुत जो जितना हो सकता था उतना हमने कवर कर लिया था पार्ट। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक बार मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ क्या क्या था उसमें, देखना। उसमें क्या था, जैसे ये आपके पास मैंने बना दिया डीएनए। डीएनए के ऊपर ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होगी ना, बिकॉज डीएनए को क्या करना है, ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाना है। तो जैसे मान लिया ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अगर ये है प्रमोटर, ये मैंने कहा दी कि यहाँ ये है प्रमोटर, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने कहा कि इस साइड है टर्मिनेटर, और ये क्या होगी फिर ऑफकोर्स स्ट्रक्चरल जीन। तो बस यही से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल जीन में प्रमोटर टर्मिनेटर के अलावा इस पूरे इसमें स्ट्रक्चरल जीन के पास कई सारी चीजें और होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज हमें देखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनमें से कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी। सबसे पहले देखने के कई सारे तरीके हैं। अगर प्रमोटर इस साइड है तो प्रमोटर होता है 5 प्राइम पे, मतलब डाउन अपस्ट्रीम पे होता है प्रमोटर, अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब 5 प्राइम इसका है ना, तो ये होगी कोडिंग स्ट्रैंड। एक तरीका तो ये हो गया, और ये हो गई टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हो गया कि हम प्रमोटर को देख के बता रहे हैं। सेकेंडली भी हमें देखने की जरूरत पड़ेगी ना कि प्रमोटर को देख रहे हैं। अच्छा, प्रमोटर यहाँ पे है, मतलब पॉलीमरेज यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ से वो जाएगा ऑफकोर्स इस साइड जाएगा ना, तो यहाँ पे एमआरएनए का 5 प्राइम होगा, तो मतलब जो डीएनए टेम्पलेट होगा उसका 3 प्राइम। तो ऐसे भी आप देख सकते हो कि टेम्पलेट कौन सा है, कोडिंग कौन सा है। चलो ये तो हो गया, ये तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हमें और क्या चीज कवर करनी है वो देखना। लिखिएगा, एक मिनट, लाइट को मैं नीचे रख देता हूं। यस, ध्यान से सुनना है और समझना है सब कुछ। स्ट्रक्चरल जीन हैज सिस्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज दिस सिस्ट्रॉन्स? अच्छा, सिस्ट्रॉन्स कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो हो सकता है कि पूरी स्ट्रक्चरल जीन के पास एक सिस्ट्रॉन हो, राइट, या हो सकता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हो, ठीक है ना। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, मोनोसिस्ट्रॉन, या कहें तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, एंड एक हो सकता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक देखने को मिलता है यूकेरियोट्स में। सब समझ आएगा कि सिस्ट्रॉन है क्या, जीन क्या है, सिस्ट्रॉन और जीन के बीच में क्या डिफरेंस है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या डिफरेंस मतलब है कि ये आपको देखने को मिलता है इन प्रोकैरियोट्स। ऑलराइट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स। तो जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और आसानी से समझ आएगा। एक पिक्चर मैं लेकर तो आया हूं, यस, सो हाँ है यहाँ पे, देखो ये आपको दिख रही होगी एक पिक्चर, हियर इट इज। तो देखना, ये जैसे ये है आपके पास, ये देखिएगा, तो ये उन्होंने दिखाया है प्रोकैरियोट का एमआरएनए, ठीक है ना। तो एमआरएनए कैसा है इसके पास, ये एक प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन, ये तीसरा प्रोटीन, है ना, मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक से ही ये बना होगा, ठीक है। मतलब हर एक सिस्ट्रॉन एक ना एक प्रोटीन वगैरह कोड करता है, वो आप ऐसे समझ सकते हो इसको। और यहाँ पे देखो एक ही एक चेन दिख रही है आपको यूकैरियोटिक में, तो मैंने क्या कहा है, इसीलिए यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉन है और प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रॉन है। एक मिनट, इसका मैं फोकस या एक्सपोजर वगैरह जो भी है कहते हैं उसको, एग्जैक्ट मतलब वही रखता हूँ, सेट कर दिया गया। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चरल जीन में सिस्ट्रॉन होते हैं ना। व्हाट इज दिस सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन सिस्ट्रॉन हम कर तो रहे हैं, बट ये है क्या सिस्ट्रॉन? एक मिनट में इसकी जरा फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। यस, अब ये हम देखते हैं कि सिस्ट्रॉन है क्या, और अगर ये सिस्ट्रॉन मतलब जो भी है तो ये जीन से कैसे अलग है। सिस्ट्रॉन क्या है? दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का वो वाला हिस्सा है विच
gives us a polypeptide at last. एट लास्ट का मतलब सब कुछ होने के बाद हमें उससे पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, मतलब उससे हमें कोई ना कोई प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा कह सकते हो आप, या कोई अमीनो एसिड की चेन मिल रही है, राइट। तो ध्यान से इसको सुनना है। दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन व्हिच गिव्स अस अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। पॉलीपेप्टाइड से आपका क्या मतलब है, आप ऐसे कह सकते हो कि ये एमआरएनए कोड करेगा, बिकॉज एमआरएनए अगर आपको मिल गया तो वो क्या है ना, एमआरएनए मिल गया, एमआरएनए से आपको प्रोटीन वगैरह मिल जाएंगे, तो उसी को हमने कहा पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन की एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चेन, राइट। सो यू कैन से दैट सिस्ट्रॉन इज द पार्ट of structural gene which actually transcribes to mRNA। तो अरे जीन में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ यार, जीन में भी तो यही था कि वो पार्ट जिससे आरएनए या जिससे मतलब चीज बन रही है ना, जिससे हमें कुछ चीज मिल रही है, आरएनए मिल रहा है, उसको भी तो हम जीन ही कहते थे। तो जीन और इसमें क्या डिफरेंस है फिर, है ना। जबकि आपने जीन का जब पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा है कि जीन इज एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच हेल्प्स इन दी व्हिच टेक्स पार्ट इन दी आरएनए सिंथेसिस। तो ध्यान से एक चीज देखनी है, यहां पे मैंने लिखा एमआरएनए और वहां पे मैंने क्या कहा, आरएनए सिंथेसिस। तो सिस्ट्रॉन तो एक जीन है ही, आप कह सकते हो कि एवरी सिस्ट्रॉन इज अ जीन, बिकॉज जीन एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, तीनों आरएनए को कवर करती है, मतलब जीन तीनों आरएनए को बना सकती है। तो जीन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो जीन क्या कर रही है, जैसे ये क्या कर रहा था, ट्रांसक्राइब हो रहा है एमआरएनए के लिए, तो जीन वो है विच कोड्स फॉर ऑल एमआरएनए हो या टीआरएनए हो या आरआरएनए, सारे आरएनए को जीन बना सकती है। तो जीन और सिस्ट्रॉन में आपको मतलब समझ आ गया होगा कि आप ऐसा कह सकते हो कि जीन वो है जो आरएनए बना रही है और सिस्ट्रॉन वो है जो एमआरएनए बना रही है, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि सिस्ट्रॉन किसका पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ जीन। ओके, तो सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन, और सिस्ट्रॉन मतलब जो एमआरएनए बनाएगी, तो एमआरएनए तो स्ट्रक्चरल जीन ही बनाती थी, स्ट्रक्चरल जीन का ही कुछ ना कुछ पार्ट बनाएगा एमआरएनए, तो यस सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन का ही पार्ट है। तो इसको नोट कर लिया जाए, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लेना। फिर हमें देखना है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर यू टू नोट इट डाउन। सो आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। तो मैंने आपको मोनोसिस्टोनिक और वो तो बता ही दिया है ना। तो यस, नेक्स्ट है आपके पास, वो कहां गया, वेयर इज डस्टर, डस्टर ये रहा। सो नाउ आफ्टर सिस्ट्रॉन एक और डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में, फिर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल काबिल हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। नो HNRNA, मतलब हेटेरोजाइगस आरएनए नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजाइगस आरएनए, कि जो आरएनए है वो आपको पूरा एक साबुत ही मिल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। नो HNRNA कॉमा डायरेक्ट mRNA, सीधा mRNA मिलेगा। ये किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स की, मतलब बैक्टीरिया वगैरह हो गए तो उनमें आपको डायरेक्ट mRNA मिलेगा, किससे, डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, मैं यूकैरियोटिक अभी यहीं पे लिखवा दूं। वेरएज यूकैरियोट्स में पहले HNRNA बनेगा, फिर HNRNA की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी mRNA में, है ना, बता देता हूं अभी साथ साथ में। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में नो HNRNA, डायरेक्ट आरएनए आपको, mRNA आपको देखने को मिलेगा। मोरओवर इसमें कैसा था, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉन, और क्या कह सकते हो आप इसमें, कि इसमें ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ही स्टार्ट हो जाती है लगभग। वाई, इसका क्या कारण है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसलिए यहीं पे लिख लो
सबसे पहले तो इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी एचआरएनए की, है ना, इसमें डायरेक्ट आपको एमआरएनए मिल रहा है, तो एमआरएनए से कोड बनाने को हमने क्या कहा था, ट्रांसलेशन। तो बस डायरेक्ट एमआरएनए आपको मिल गए तो आप कोड डायरेक्ट बना सकते हो। इसमें क्या होता है ना प्रोकैरियोट्स में, जैसे मान लो ये मेरा हाथ जो है ये एमआरएनए है जो बन चुका, अभी बन रहा है, यहाँ से बन रहा है और यहाँ से पीछे और बन रहा है, बट ये वाला पार्ट मान लो बन गया। तो ऐसे ये एमआरएनए बन गया तो यहाँ से कोडिंग होनी स्टार्ट साथ साथ में होती जाएगी कि कोड बन जाएंगे, उससे प्रोटीन आने स्टार्ट हो जाएंगे साथ साथ में। उसी को हमने क्या कहा था, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन साथ साथ में हो रही है, जबकि यहाँ से और ट्रांसक्रिप्शन होती जा रही है। ठीक है ना, देखो उसको देखो, हेलो पप्पू सिंह नाथ, कहाँ इधर देख रहा है यार, सोया क्यों है, उठ जा जल्दी बदतमीज, इधर देख, नॉनसेंस। देखो ये है इसमें कि एमआरएनए बन रहा है, साथ साथ में बनता जा रहा है और उसी टाइम पे साथ साथ में ही ट्रांसलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें हमें किसी भी चेंज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। पोस्ट मतलब बाद में होता है ना। आज मेरे बाल आपको ऐसा लग रहा हो कि ज्यादा ब्राउन ब्राउन है, छपरी लग रहा है, चलो छपरी तो मैं वैसे ही लगता ही होऊंगा आपको, बट स्टिल आज मैंने तेल नहीं लगाया ना बजाज आलमंड, तो फिर उस कारण से मेरे नेचुरल कलर यही है। नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस रिक्वायर्ड, बिकॉज सीधा आपको एमआरएनए मिल रहा है तो कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। मोर ओवर साथ साथ में कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट और क्या है इसमें, देयर इज नो बाउंड्री फॉर साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। साइटोसोल का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ न्यूक्लियस में आपने एमआरएनए बना दिया, फिर आपको न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना पड़ेगा एमआरएनए को, ताकि आरआरएनए टीआरएनए इसके साथ जुड़ सके और इसका प्रोसेस हो सके, कि नहीं, बिकॉज सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में, तो सब कुछ उधर ही हो रहा है एक ही सेल में, इसमें कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे बन गया तो साथ ही में उसने कर दिया, है ना। जैसे अगर सब चीज एक ही जगह हो रही होती है तो साथ साथ में होती जाती है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए, हाँ ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटर रहेगा, कि अगर मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड्स की परीक्षा चल रही है ना, सीबीएसई बोर्ड्स का पेपर चल रहा है और दो टीचर्स एक क्लास में हैं, अगर एक साथ बेल बजी, ऑफ कोर्स एक बेल तो बजेगी, तो एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा चीजों का तो वो आसानी से हो पाएगा, है ना। बट अगर एक टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसको पहले मेरे का पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, चलो कोई नहीं, आपको आई होप सबको समझ आ गया होगा, कोई बाउंड्री नहीं है साइटोसोलर। देखो एग्जाम्पल्स मेरे कितने गंदे हैं, तो टीचर बनना तो है बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं एक बार इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे करके करते हैं। यस, एक मिनट, यस हियर इट इज। तो ये था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। वेयर एज अगर मैं बात कर रहा हूं तो यूकैरियोटिक की स्ट्रक्चरल जीन जो है उसमें क्या था, यूकैरियोट्स की स्ट्रक्चरल जीन में ऐसा नहीं है कुछ भी, उसमें बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसमें कुछ और भी प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। एक ही सिस्ट्रॉन है यूकैरियोट्स में, एक ही सिस्ट्रॉन में अलग अलग चीजें होती हैं, है ना, ऑफ कोर्स वाली बात है। एक्सॉन और इंट्रॉन होंगे। एक्सॉन क्या है, कोडिंग फॉर एमआरएनए, मतलब एमआरएनए बनाना है इसने, उसको बोल देंगे एक्सॉन। और ये है इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंटरवेनिंग सीक्वेंस मतलब जो इस कोडिंग के बीच में फंस गया तो ये तो कोड नहीं हो पाएगा, दैट मींस नॉन कोडिंग फॉर एमआरएनए। यहाँ पे कोडिंग का क्या मतलब है, उसको हम टेम्पलेट स्टैंड, इसमें मतलब टेम्पलेट में इसको नहीं लेना पड़ेगा हमें, फॉर एमआरएनए। तो ये क्या कर रहा है, एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए कोई ना कोई जो है न्यूक्लियोटाइड लगवाएगा, जबकि इंट्रॉन ऐसा नहीं करते। देखो जैसे ये है, ये आपके मैंने दिखा दिए एक्सॉन और ये इंट्रॉन, एक्सॉन और ये इंट्रॉन, एक्सॉन और ये इंट्रॉन। तो ये एमआरएनए दे रहा है, तो इससे जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये आरएनए है, तो ये एमआरएनए दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से एक्सॉन टाइप,
आरएनए में भी, है ना। तो यहाँ पे नहीं दे रहा तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा, ये कोड होके बनाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये कोड होके बनाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, है ना। तो इसलिए एमआरएनए में देखो ऐसे ऐसे चीजें बन रही हैं, ठीक है, ये चीज बन रही है। तो इंट्रॉन एक्सॉन आ रहे हैं एमआरएनए में भी, है ना। तो ये इंट्रॉन एक्सॉन में से एक्सॉन जो है वो प्रोटीन देता है, इंट्रॉन प्रोटीन नहीं देता। तो इसमें तो हमें दिक्कत हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है हमने प्रोटीन लेने के लिए ट्रांसलेशन में, है ना। तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी कि अरे ये तो एक, मान लिया ये एक ही प्रोटीन दे रहा है तो एक ही प्रोटीन निकल देगा क्या, पेप्टाइड की चेन निकलती है ना पूरी, है ना। तो बस इसी दिक्कत को हटाने के लिए ये जो है इसको हमने क्या कह दिया, HNRNA कह दिया, मतलब हेट्रोजाइगस आरएनए। तो इसीलिए हमें हेट्रोजाइगस आरएनए को पहले एमआरएनए में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करनी पड़ती है। ये क्या है, आरएनए है, कौन सा, HNRNA। अब इसमें हमें एमआरएनए बनाना है। कैसे बनाओगे, ये इंट्रॉन हटा के, ठीक है ना। और क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे यूकेरियोट्स में, तो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन तो हो रही है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में जाके होगी, तो न्यूक्लियस से बाहर जाना है। और साइटोप्लाज्म में एक्सोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो साइड से कट कर दे किसी चीज को, एक्सोन्यूक्लियसेस आपने पढ़ा ना अभी पीछे रेप्लिकेशन में, ठीक है ना। तो वो इसको कट कर देंगे, इसको कट कर दिया साइड से तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेजिंग को बचाने के लिए भी इसके अंदर हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करनी पड़ेंगी। न्यूक्लियस के अंदर फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हो जाएंगी और ये बाहर जा सकता है आराम से। हाँ वही, अब तो कोई कट नहीं कर सकता, बिकॉज अब हमने यहाँ पे एक सेफ्टी लगा दी, यहाँ पे एक सेफ्टी लगा दी, ठीक है ना। तो इसीलिए हेंस डीएनए से हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है, HNRNA, और HNRNA से हमें mRNA बनाना है, और mRNA से तो हम प्रोटीन बना ही लेंगे ट्रांसलेशन में। तो HNRNA से अगर हमें mRNA बनाना है तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। एंड व्हाट इज दिस, ट्रांसलेशन। हेलो बेटा, ध्यान से, हेलो भाई, इधर देख, ध्यान से देख, आंखें फाड़ फाड़ के देख। क्या हमने प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ देखा? नहीं। प्रोकैरियोट्स में तो हमें HNRNA मिल ही नहीं रहा, तो उसमें हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस। ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का क्या मतलब हुआ है, बदतमीज, पता नहीं क्या कर रहा है। इधर देखो, तो ये आपके लिए जरूरी चीजें हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। यूकैरियोट्स में कैसा स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें एक्सॉन्स हैं और उसमें इंट्रॉन है। एक और चीज यहीं पे बता देता हूं, तो इसीलिए आपको ये कैसा दिख रहा है, ये कैसे दिख रहे हैं, स्प्लिट जीन की तरह दिख रहे हैं। तो इसको हमने क्या कहा, स्प्लिट जीन स्ट्रक्चर कहा, स्प्लिट जीन फॉर्म कहा, बिकॉज कहीं पे कोड आ रहा है, कहीं पे कोड नहीं आ रहा है एमआरएनए का, तो स्प्लिट जीन है, आधे में आ गया, आधे में फिर नहीं आया, फिर आ गया, फिर नहीं आया, फिर आ गया, फिर नहीं आया। तो इसको आप क्या कह सकते हो, स्प्लिट जीन फॉर्म, मतलब पहले एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, मतलब स्प्लिट जीन, ठीक है ना। पूरा एक यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हमने कहा कि स्प्लिट जीन है, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक बार मैं इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। एंड नाउ वी आर कैपेबल टू स्टार्ट विद आवर यू नो दैट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। पहले हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे ना, बिकॉज सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से जल्दी, फिर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखना, हेलो भाई, ट्रांसक्रिप्शन में कोई गड़बड़ नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन सेम ही होगी, बस इससे ट्रांसक्रिप्शन में HNRNA बनता है, उससे डायरेक्ट RNA बनता है, बिकॉज इसमें इंट्रॉन एक्सॉन है, इसमें किसमें, यूकैरियोट्स में इंट्रॉन एक्सॉन है, उसमें इंट्रॉन एक्सॉन नहीं है। इसमें स्प्लिट जीन फॉर्म दिख रही है, उसमें स्प्लिट जीन फॉर्म हमें नहीं दिखती है, यही डिफरेंस है ना। तो बस यही ढूंढ रहा था, मिल गया। और ये सब कुछ आपको देखने को लिखने मतलब मिल जाएगा ये। अच्छा, इससे आपको एक और चीज दी होती है एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल से दी हुई होगी, कि इंट्रॉन्स जो हैं क्या है, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चरल जीन। मतलब स्ट्रक्चरल जीन में क्या था, इंट्रॉन था, तो इंट्रॉन क्या था, नॉन कोडिंग, है ना। तो वैसे ही इससे हमें ये चीज पता चल रही है कि ऐसा हुआ होगा कि आरएनए जो था वो नॉन कोडिंग था, तो उसने अपने कुछ ना कुछ चीजों को कोडिंग बना लिया ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके, फिर उसने कोडिंग बना लिया होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, उसमें कुछ कुछ रह गए होंगे, जो कुछ कुछ रह गए होंगे उनको हमने कह दिया इंट्रॉन। तो इससे हमें पता चला कि एंटीक्विटी है ये,
एंटीक है, इसलिए हमने कहा। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्रोकैरियोटिक स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक में मतलब प्रोकैरियोट का वो जो है वो क्या ट्रांसक्रिप्शन है ना। तो इसको मैंने एक बार इसकी भी फोटो खींच ली है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद दी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हेलो हेलो भाई, क्या कर रहा है बदतमीज। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखना ध्यान से। जैसे हमने रेप्लिकेशन में एंजाइम्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी एंजाइम्स होंगे। एक मैंने आपको बताया कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बस इसमें क्या है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ओनली अ सिंगल एंजाइम, एक सिंगल एंजाइम ही है जो सब काम करेगा। डीएनए को ओपन भी करेगा, मतलब यही एंजाइम हेलिकेज का काम भी करेगा, यही एंजाइम उसके टेंशन को फ्री करेगा, यही एंजाइम देखता जाएगा, रीड करता जाएगा, बनाता जाएगा, रीड करता जाएगा, बनाता जाएगा। प्राइमर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो जस्ट ओनली अ सिंगल एंजाइम, और उसका नाम क्या है, होल एंजाइम। जैसे डीएनए को जब स्टार्ट करना था, डीएनए का रेप्लिकेशन, तो उसको इनिशिएशन के लिए एक एंजाइम चाहिए थी, प्राइमेस। तो यहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो यहां पे प्राइमेस की जगह क्या आएगा, इस सिंगल एंजाइम के साथ कुछ ना कुछ चीजें जो है वो बाइंड कर दी जाती हैं, जिनको हमने कह दिया फैक्टर्स। फैक्टर्स बाइंड, बाइंड नहीं बाइंड टू आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विच आर एज फॉलोज। मतलब अगर आरएनए पॉलीमरेज का काम उसको शुरू करवाना है तो वो इनिशिएशन फैक्टर देगा, और इनिशिएशन फैक्टर कौन सा होता है, सिग्मा फैक्टर। इनिशिएट्स द आरएनए फॉर्मेशन। और कौन सा आरएनए की बात कर रहे हैं हम, एमआरएनए या एचएनआरएनए भी बन सकता है, तो इसलिए मैं आरएनए ही लिख देता हूं। और एक होता है रो फैक्टर। अब कैसे याद रखोगे कि कौन सा शुरू करवा रहा है, कौन सा खत्म करवा रहा है। जब खत्म हो रहा है तो बंदा रो रहा है, तो रो। बोले बाहर तो छपरी वाले लगी रहे हैं, हरकतें भी छपरी वाली कर रहे हो। बोले आज पता लग रहा है। रो फैक्टर इनिशिएट की जगह क्या करेगा, स्टॉप्स द आरएनए फॉर्मेशन। देखो ध्यान से, अगर आप देखें ना, तो आप एक दिन में अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप कुछ बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा चीजें ग्रास्प कर रहे होंगे। कैसे, आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाता है, मतलब 1 आवर का है तो आप 2x में देखोगे तो आधे घंटे में हो ही जाएगा, है ना। तो बस जल्दी से जल्दी आधे घंटे में इसको देख लिया करो, नोट करते जाया करो, करना हो तो। ठीक है, तो आपके पास नोट्स वगैरह तो होंगे ही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो शायद रिवाइज करने आते होंगे। उसको नोट करते जाना, है ना, और देखते जाना क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या नहीं करवा रहे। सब कुछ ठीक है, हाँ मतलब बढ़िया है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो कितना कुछ आप एक एक दिन में सीख सकते हैं, आधे आधे घंटे से। तो आधे घंटे का पता आधे घंटे तो आप ऐसे उड़ा देते हो कुछ भी करने के लिए, है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अब आपको सब कुछ पता ही है इसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में, कि क्या क्या इसमें हो रहा होगा। ध्यान से देखना है। ये क्या है, अच्छा इसमें ऑफ कोर्स मैंने आपको कल के लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में बता दिया था कि अब आगे आपको जो भी स्टेप्स पढ़ने हैं उनमें आपको 3 ही चीजें पढ़नी है। कौन सी, इनिशिएशन कौन करवाएगा, सिग्मा फैक्टर। और इलोंगेशन, इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज अगर स्टार्ट हो गया तो वो चलता जाएगा खुद ही, इलोंगेशन हो गया। और कौन सा था लास्ट में, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कौन करवाएगा, रो फैक्टर। तो बस वही है, यहाँ पे भी सबसे पहला इनिशिएट करवाना था, जो कि कौन करवा के जाएगा, इनिशिएटर। अच्छा करवा के मतलब चिपका नहीं रहेगा, उसके साथ हट जाएगा। ठीक है, इनिशिएटर कौन, रो फैक्टर, सॉरी सिग्मा फैक्टर। इनिशिएटर कौन करवा रहा है, सिग्मा फैक्टर करवा रहा है। और अगर मैं बात करूं इलोंगेशन की, तो वो खुद ही इलोंगेट करता जाएगा, कौन, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेट करता ही जाएगा ये सब चेन को, एमआरएनए को। थर्ड आपके पास कौन सा है, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज पे कौन बाइंड करेगा, रो फैक्टर बाइंड करेगा। ओके, तो बस यही है आपके लिए पूरा प्रोसीजर, जिसको अब अभी डायग्रामेटिकली समझेंगे, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है। देखना ये क्या है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा,
ये सब है। तब इनिशिएटर का क्या मतलब हुआ कि वो खोलता भी खुद ही जाएगा ना, बिकॉज होलो एंजाइम है, तो वो खुद ही अनवाइंड करेगा। सो RNA polymerase itself unwinds the DNA helix, मतलब हेलिकेज का काम यहां पे वो खुद ही करेगा, एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन बाय एडिंग corresponding bases on the binding of नहीं once the sigma factor binds to it, मतलब एक बार सिग्मा फैक्टर बाइंड हो गया तो वो क्या करेगा, खुद ही उसको खोलना है इन सबकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के, और खुद ही उसको बनाना है। ठीक है, तो देखो यहां से मान लिया ये क्या है आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है, जिसके ऊपर मान लो सिग्मा अगर बाइंड कर रहा है, तो मैं अगले पेज पे इसको ड्रॉ करके नीचे देखता हूँ जगह है कि नहीं, होनी तो चाहिए। यस, नीचे जगह है, तो नीचे ही बना देता हूँ। यहां तक दिख रहा होगा आपको, आई थिंक सो, इतनी स्मूथ लाइन बनी है, स्ट्रेट। यस, यहीं तक दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखना थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। लाल दुपट्टा, गाना कुछ और ही था, पता नहीं क्या कर गया। ठीक है, तो ये देखो ये ओपन कर रहा है, अनवाइंड कर रहा है, तो यहां से था तो यहां से आ रहा है और यहां तक पहुंच गया मान लो, ये देखो ये आ गया, और इसके ऊपर क्या है, सिग्मा फैक्टर है, और सिग्मा फैक्टर लगा थोड़ी रहेगा, सिग्मा फैक्टर भी हट जाएगा थोड़ी देर बाद, यहाँ से थोड़ी देर के मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहता है, फिर हट जाता है बहुत कम टाइम के लिए। ये देखो ये था आपके पास पहले यहाँ पे ये सिग्मा, ये आएगा एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए इज ट्रेलिंग लाइक दिस, ये एमआरएनए आ गया, ये क्या है एमआरएनए। और अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज काम करना, मतलब यहाँ पे प्रमोटर होगा, है ना, तो ये यहाँ पे प्रमोटर है, तो यहाँ पे इसका 5 प्राइम होगा और यहाँ से 3 प्राइम ये बनना है ना। ये देखो ये है आपके पास एमआरएनए, और जो कि कैसा है, एक ही तरह का है, मतलब एमआरएनए ही बन गया, एचआरएनए नहीं बना। इंट्रॉन एक्सॉन आपको इसमें नहीं देखने को मिल रहे। तो यस, नीचे का डायग्राम मैं देखना चाहता था कि कंप्लीट अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। अब पीछे वाली बॉन्ड्स तो दोबारा से फॉर्म हो ही जाएंगी ना, और अभी आगे वाली भी फॉर्म दी रहेंगी, तो बस ये सिग्मा इसके साथ चिपकेगा फिर हट जाएगा। इसको नोट करो, फिर मैं आगे आपको लिखवाता हूं और चीजें। यस, आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया है, और मैंने थोड़ी सी बड़ी चौक भी उठा ली है। द सिग्मा फैक्टर डीटैचेस, मतलब अलग हो जाएगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज कैसा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये एक ही एंजाइम है, तो इसको कहेंगे होलो एंजाइम। कंटिन्यूज टू ऐड द, अभी क्या ऐड करेगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए, है ना, इन द एमआरएनए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलोंगेशन। ओके, आफ्टर दिस टर्मिनेशन आएगा, तो ये डायग्राम मैं आपको दोबारा से बना के दिखाऊंगा पूरा एक ही पेज पे। टर्मिनेशन में क्या होगा, द एमआरएनए डिटैचेस, अभी तो चिपका हुआ था ना उसके साथ जब मैंने डायग्राम बनाया, एमआरएनए डिटैच फ्रॉम एमआरएनए, सॉरी फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज, पूरा लिख देता हूं इस बार, फ्रॉम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज,
आरएनए पॉलीमरेज RNA polymerase also gets separate from DNA, मतलब डीएनए से हट जाएगा। जैसे अभी तो डीएनए के अंदर चिपका हुआ था ना, डीएनए को खोल रहा था, तो अब हट जाएगा। एंड इसको आप क्या लिखो, वंस द रो फैक्टर अटैचेस टू इट। तो एक बार रो फैक्टर इसके साथ अटैच हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज टर्मिनेशन। तो इलोंगेशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया और इनिशिएशन भी हमने कवर कर लिया। तो यही था आपके पास पूरा का पूरा मैकेनिज्म, आपको एमआरएनए मिल जाएगा। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट आपको एमआरएनए मिला है और साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो वहीं पे आपका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये चीज पहले दी हुई है, उसके बाद दिया होगा वो, है ना, आई थिंक सो, मुझे जैसे इतना याद आ रहा है। तो इसको नोट कर लो। मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक करके आपको जो डायग्राम आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। दिखा देता हूँ मतलब बना के दिखा देता हूँ। हम देखो आपके लिए ही ये लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो आपकी सुनेंगे ही ना यार। जैसे किसी ने कहा था कि आप एनसीईआरटी ही यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं बस और इतना टाइम ले रहे हैं, तो हमने एनसीईआरटी रीडिंग का वो छोड़ ही दिया कि अरे एक बार रीड करो फिर लिखाओ, फिर वो मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता था। ठीक है, ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है क्लास में कि हाँ मतलब बिना देखे कहीं से पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, तो देखना अब वो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। ये है आपके पास क्या, डीएनए। ये मैंने मान लिया 3 प्राइम, अगर ये 3 प्राइम है तो ये है 5 प्राइम। पेपर में इस चीज का ध्यान रखना है, अगर सीबीएसई वाले ये 3 प्राइम 5 प्राइम सही बना रहे हो कि नहीं। ये आपके पास क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अभी इनिशिएशन हुआ नहीं है, तो पहले इन्होंने दिखाया होगा यहाँ पे इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर उन्होंने बाइंड कर दिया। अब जैसे सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा तो ये अनबाइंड भी करेगा और खोलता जाएगा, तो उसको उन्होंने दिखाया होगा सेकंड वाली पिक्चर में, मेरे ख्याल से। नहीं, फर्स्ट में भी दिखा दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, फर्स्ट में नहीं दिखाया मेरे ख्याल से, फर्स्ट में आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा भी नहीं दिखाया होगा। ठीक है, बट स्टिल हम मैच कर लेंगे जब एनसीईआरटी देखेंगे। ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, है ना। तो बस अब यहाँ पे हल्का सा मैं यहाँ से ना ज्यादा खोल देता हूँ। ये पहुंच गया है क्या, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये उसके ऊपर सिग्मा हट जाएगा। ये क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। पीछे वाले तो बॉन्ड दोबारा आ ही जाएंगे, आगे वाले भी बने ही होंगे, सिर्फ यही वाले ब्रेक होंगे ना जो अभी जहाँ पे है ये। और ऑफ कोर्स इसके पास अभी पीछे वालों को ट्रांसक्राइब करके आया होगा, तो पीछे वालों का जो एमआरएनए है वो यहीं पे होगा। और अगर पीछे वालों का एमआरएनए यहीं पे होगा, दैट मींस एमआरएनए यहां से बनता हुआ वहां जा रहा है, तो ये एंड होगा 5 प्राइम, एंड ऑफ एमआरएनए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एमआरएनए। और ये किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, ये अभी प्रोकैरियोट्स ही चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा और ये पीछे एमआरएनए बनता जाएगा। ओके, थर्ड ये क्या है, इलोंगेशन। एंड एट लास्ट इसके साथ सिग्मा की जगह रो बाइंड हो जाएगा। जब तक ये पूरा को ट्रांसक्राइब कर बैठा होगा तब जाके इसके पास ये था ना, तो सिग्मा की जगह क्या आ गया, रो आ जाएगा, जो कि हट जाएगा। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज भी पूरा हट जाएगा और रो फैक्टर भी अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर आपके पास, और ये पूरा का पूरा एमआरएनए भी डिटैच हो जाएगा। तो वो डिटैचिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है मान लो 3 प्राइम, तो 3 प्राइम से आया, और ये है 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये ऐसे मैंने दिखा दिया। तो ये अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये एमआरएनए है जो डिटैच हो गया, तो ये क्या है, एमआरएनए कंप्लीट हो गया। यहाँ पे तो चिपका हुआ था ना इसके साथ, तो ये अलग हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ऑफकोर्स डीएनए तो वैसा ही रहेगा ना। ऑलराइट,
तो ये क्या है, थर्ड स्टेप में टर्मिनेशन दिखाई है, ठीक है, टर्मिनेशन दिखाई है कि सिग्मा भी अलग हो गया, सॉरी रो भी अलग हो गया, ये रो है भाई, ये रो फैक्टर है, मतलब बनाया मैंने रो ही है, बट आपको दिख शायद सिग्मा रहा होगा, ये सिग्मा है, सिग्मा, ओके। तो ये है आपके पास सारा का सारा प्रोसीजर, नोट कर लो इसको। एमआरएनए की पोलैरिटी हाँ लिख दी है, नोट कर लीजिए इसको, नीचे से आपको अगर ना दिख रहा हो तो बस उसमें मैंने कुछ दिखाया नहीं है, सिर्फ 5 प्राइम 3 प्राइम ही लिखा है, तो आप वो भी खुद भी कर सकते हो इतना तो। अच्छा ऐसा करिए, इलोंगेशन में ये हटा ही दो यार, है ना, बिकॉज इलोंगेशन में मैंने आपको क्या लिखवाया कि अगर ये हट भी जाएगा तो वो इलोंगेट करता जाएगा, तो ये इलोंगेशन में हटा ही देना, सिग्मा हट गया, सिग्मा हट गया, एंड इसमें तो हाँ इसमें ठीक है, ये ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। एक्चुअली तो टर्मिनेशन में भी मुझे डायरेक्ट वही दिखाना चाहिए था लास्ट में कि ये हट जाएगा, बट स्टिल बाइंड हो गया, फिर ये हट जाएगा, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आपको एमआरएनए जो है मिल गया हो, मुबारक हो, अब आपको एमआरएनए मिल चुका है, और ये आपके पास प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुकी है। टाइम कितना हुआ है उस अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो 36 मिनट ही हुए हैं, तो हम यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन यही होगी, मतलब यूकैरियोट में कुछ नया नहीं होगा, ऐसे ही एमआरएनए मिलेगा, बस उसमें क्या होंगे, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, ठीक है। तो पहले हम जहां तक हमने रीड किया, यहाँ तक जहां तक हमने ये करा है वहां तक एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो आप एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, एक मिनट मैं अभी जरा एनसीईआरटी ले आता हूँ। सो यस आई एम विद माय एनसीईआरटी। पेज नंबर है आपके पास 108, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, लास्ट में देखना 6.5.2, इसके ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं, रीड भी कर चुके हैं, सब कुछ समझ भी चुके हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, ये तो हमें पता है। Though there is no ambiguity that genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA or rRNA also define a gene. Also define a gene का मतलब क्या है कि rRNA tRNA की जगह अगर mRNA हो तो वो भी जीन ही है, तो वो मैंने आपको लिखवा ही दिया वैसे भी। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, ये क्या दिखा रहे हैं कि सिस्ट्रॉन क्या है, डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैन बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक, कि अगर किसी के पास एक ही सिस्ट्रॉन हो जैसा यूकैरियोट्स में होता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जैसा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस, हमारी की बात हो रही है यहाँ पे, द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट जीन सेट्स, जो मैंने आपको बताया। The coding sequences or expressed sequences are defined as exons, जो कोड कर रहे हैं वो थे exon, और जो कोड नहीं कर रहे, जो इंटरप्ट कर रहे हैं, देखना आगे आएगा, they are said to be those that appear in the mature or processed RNA। RNA mRNA में से हम इंट्रॉन हटा देंगे ना, बिकॉज इंट्रॉन तो कोड नहीं कर रहे थे, तो HNRNA में तो दोनों होंगे, बट mRNA में से हम इंट्रॉन को उड़ा देंगे, देखना ये लिखा होगा आगे। एक्सॉन्स को ये तो बता दिया, द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड का मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स में तो वहां पे प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। इंट्रॉन्स ये तो हो गया। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ काम का नहीं है। तो हेट्रोजीनस डीएन आरएनए क्या है आपके पास, एचएनआरएनए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना आगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने वो अभी बताया नहीं है, आपको पता ही है कौन कौन से हैं, 3 हैं, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए। कब बताऊंगा, बिकॉज ये तीनों ही यूज होंगे ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन से पहले भी एक बार बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस, mRNA मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA राइबोसोमल आरएनए। ऑल दीज आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। प्रोटीन बनाने में, ट्रांसलेशन करने में ये काम आएंगे, तो ये हम वहीं पे पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं। यहाँ पे इन्होंने वो सब बताया हुआ है कि mRNA क्या करेगा, mRNA टेम्पलेट लिख, mRNA क्या है, टेम्पलेट है, इसी से प्रोटीन बनेंगे ना, इसी को देख के अरे इस पे कौन सा कोड है, ये वाला कोड आ गया, मतलब इस पे ये वाली न्यूक्लियोटाइड है, ये वाले न्यूक्लियोटाइड का अगर ये ट्रिपलेट देखें तो ये इस चीज को कोड करता था, ये इस चीज को नहीं, ऐसे ऐसे होगा ना। तो mRNA, ठीक है, mRNA क्या कर रहा है, टेम्पलेट बन रहा है ट्रांसलेशन के लिए।
टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड, टीआरएनए क्या करता है ना, इस एमआरएनए को रीड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। इसको जीन को, जेनेटिक कोड को रीड करेगा और क्या लेके आएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा और उसकी चेन बनाता चला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता चला जाएगा। देखो, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। आरआरएनए का क्या काम है, वो भी इसका स्ट्रक्चरल काम करेगा, मतलब ये जो एमआरएनए से अमीनो एसिड्स तक का सफर है उसमें जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो आरआरएनए ही देगा, बिकॉज आरआरएनए पे जो राइबोसोम्स वगैरह होता है ना, उसी से ये सारा कुछ हो रहा होगा। देखना, द आरआरएनए प्लेस स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। कैटालिटिक रोल हमारे में नहीं, बट बात हो रही है ये किसकी, प्रोकैरियोट्स की। राइबोजाइम नाम का होता है एक आरएनए, वो जो है वहां पे काम करता है। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही है, कौन सा, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हे राम, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो ये क्या यूज करेगा, आरएनटीपीज यूज करेगा एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन मतलब इसको देख के बना रहा है, डीएनए के टेम्पलेट को देख के बना रहा है। वो हमने देख ही लिया है कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि टेम्पलेट कौन सा होगा। यूजिंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी तो पता ही है आपको। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। तो ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी यही करवा रहा है और कंटिन्यू भी यही रखेगा इलोंगेशन को। तो ये मैंने आपको पीछे लिखवाया अभी, कहां गया, only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerases reach the terminator region, मतलब लास्ट तक पहुंच गया, the nascent RNA falls. nascent RNA मतलब जो बन चुका है RNA वो गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। so also the RNA polymerase, और RNA polymerase भी हट जाएगा। The results in the termination, this results in the termination of transcription. आगे पढ़ना, an intriguing question is how the RNA polymerase is able to catalyze all the three steps. कि आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों के तीनों स्टेप्स एक साथ कैसे कर पा रहा है, मतलब बिना किसी की हेल्प के। देखो यही सब यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। ये तो आपको पता ही है ना कि पॉलीमरेज का काम क्या है, एक्चुअली इलोंगेशन करवाना। तो ये दोनों कौन करवा रहे हैं, इनिशिएटर और टर्मिनेशन। ये तो अलग अलग चीजें यूज हो रही है, जैसे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे रो फैक्टर, ये उन्होंने आगे बताया है आपको, देखो है ना। इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली मतलब थोड़े टाइम के लिए, फिर हट जाएगा, डिटैच हो जाएगा, with initiation factor sigma and termination factor rho to initiate and terminate the transcription respectively. Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. In bacteria, since the mRNA does not require any progressing to become active, बैक्टीरिया में mRNA को कोई चीज नहीं चाहिए एक्टिव बनाने के लिए, वो खुद से ही एक्टिव है, mRNA ही मिला है, hnRNA नहीं मिला। And also since the transcription and translation takes place in the same compartment, मतलब साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, देखो लिखा भी हुआ है, no separation of cytosol and nucleus in the bacteria, many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed। तो वही ना, अगर mRNA का ट्रांसक्रिप्शन अभी भी चल रहा है तो बैक्टीरिया स्टिल अभी भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। Consequently, transcription and translation can be coupled in the bacteria। वो coupled है मतलब साथ साथ ही हो रहा है। So that's it about the प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट कम्स यूकैरियोटिक। देखो उसमें क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में यही है, टेलिंग, स्प्लाइसिंग और ये सब दिया हुआ है। तो ये एक डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, टेलिंग, सॉरी कैपिंग, टेलिंग और ये स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो मैं टाइम देख के आपको बता पाऊंगा ना कि आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक मिनट देखो जरा कितना हुआ है लेक्चर की ड्यूरेशन। अरे यार 43 मिनट्स की तो हो ही गई है। नहीं यार करना तो था, बट चलो हम कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, जितना हो पाएगा उतना देखेंगे फिर। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन में ही 3 लेक्चर चले गए भाई, है ना। चौक ले लेते हैं और रजिस्टर ये रहा। ये ऐसा करते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। फिर हम जितने क्वेश्चंस हमसे अभी तक मतलब हो सकते होंगे वो मैं आपको करवा देता हूँ, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, है ना। बिकॉज एनसीईआरटी भी तो जरूरी है ना। कई बार क्या होता है ना, एनसीईआरटी के पीछे कुछ एमसीक्यू दिए होते हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाता है। नीट में, जी हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं देखता हूँ, बिकॉज ये जो टॉपिक है कल ही स्टार्ट करें तो बेटर है। फिर कल आपका जेनेटिक कोड के साथ ये वाला भी मर्ज हो जाएगा। जेनेटिक कोड भी छोटा सा टॉपिक है, छोटा मतलब एक लेक्चर लगने वाला है। ठीक है, फिर म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड है। आफ्टर दैट अडेप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए के बारे में बात करेंगे, ट्रांसलेशन होगी, बस ट्रांसलेशन खत्म। जैसे ही आपका ट्रांसलेशन और लैक ऑपेरॉन खत्म हो जाएगा, उसके बाद
इस चैप्टर में कुछ खास बचेगा नहीं। एक तो एचडीपी है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो भी बड़ा आसान ही है। ठीक है, तो बस अभी हमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजन बेसिस एंड न्यूक्लियोटाइड, तो पता ही है आपको। इफ द डबल डीएनए हैज 20% साइटोसिन, ये हमने कर लिया हुआ है, ये भी हमने देख लिया था कि हमें 5 प्राइम टू 3। ये देखना क्वेश्चन आपको बोला है एमआरएनए बताना है आपको क्या होगा, एटीजीसी, तो वही है एटीजीसी 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 एटीजीसी, पता है कितनी बार ये रहने दो। राइट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स which led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication explain। पांचवा क्वेश्चन देखना, तो क्या कह रहे हैं कि वॉटसन और क्रिक को ऐसा क्यों लगा कि सेमी कंजर्वेटिव है? बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री देखने को मिल रहा है और बेस पेयरिंग हो रही है, इसलिए अगर हम उसी बेस पेयरिंग का एक और बना देंगे तो पुराना वाला तो वही रहेगा ना, तो इससे आपको पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। आगे देखिए, Depending upon the chemical nature of template DNA or RNA and nature of nucleic acid synthesized, list the types of nucleic acid polymerases। polymerases कौन-कौन से हो सकते हैं? DNA dependent DNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase, RNA dependent DNA polymerase and RNA dependent RNA polymerase। नेक्स्ट देखिए, How did Hershey and Chase differentiate DNA and protein in their experiment while proving the DNA is genetic material? पूरा एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन करेंगे इसमें। उन्होंने क्या किया था, मतलब बैक्टीरिया को उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को यूज किया था। बैक्टीरियोफेजेस में उन्होंने पहले एक सल्फर लिया रेडियो एक्टिव और एक फॉस्फोरस लिया। एक बार सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, सल्फर इन द कोट, फॉस्फोरस इन द डीएनए, राइट। तो अगर उनको बैक्टीरिया के पार्ट में मिला मतलब बैक्टीरिया गया, है ना। फॉस्फेट वाले टाइम पे उनको बैक्टीरिया में देखा फॉस्फेट, मतलब बैक्टीरिया में फॉस्फेट मतलब डीएनए ही जा रहा है ना, तो ये चीज थी। डिफरेंशिएट बिटवीन रिपीटेड, ये आपको अभी पढ़ना है। हाँ ये कर सकते हो लास्ट वाला, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जो एक्चुअली क्या, जिसको हम यूज करके डीएनए जो जिसको रीड कर रहा है कौन, ये तो पॉलीमरेज इसको रीड कर रहा है और बना रहा है कोई ना कोई न्यूक्लिक एसिड। बट कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड हुआ, कोडिंग स्ट्रैंड वो हुआ जो किसी चीज के लिए एक्चुअली कोड नहीं कर रहा, बट उसको देख के हम एमआरएनए डायरेक्ट बता सकते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात हो रही होगी, एमआरएनए की ही बात हो रही होगी। नेक्स्ट, ये तो लैक ऑपेरॉन वाला है, तो ये अभी आप नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइंस प्रमोटर टीआरएनए एक्सॉन्स, ये तीनों आप कर सकते हो। प्रमोटर क्या है, जहां से स्टार्ट हो रही है, जिसको बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। टीआरएनए ये अभी आप नहीं कर पाओगे। एक्सॉन, एक्सॉन क्या है, एक्सॉन मतलब वो जो स्ट्रक्चर जिनका वो पार्ट जो कि कोड कर रहा है। व्हाट इज एचजीपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ट्रांसक्रिप्शन बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ट्रांसलेशन है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, तो ये तो आपको अभी आपने करा ही नहीं है। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे और इसमें हम कुछ हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो होमवर्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको देख के बता पाऊंगा कि होमवर्क हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो होमवर्क है यस, तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हो, मतलब जो लेक्चर है वो ओवर है, बट अभी हम थोड़ी बहुत गप्पे गप्पे मारेंगे, है ना। तो होमवर्क मैं आपको देख के यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या होमवर्क दिया था और इस लेक्चर में क्या होमवर्क होना चाहिए। यस, तो डीपीपी नंबर 6 आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। एंड रिवाइज कर लेना लेक्चर को एंड साथ में नोट्स बना लेना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार मैं इस होमवर्क वाले की फोटो भी क्लिक कर लेता हूँ। आज का लेक्चर भी सेम उसी की तरह हुआ, 40 मिनट्स पे लेक्चर खत्म और 48 पे हमारी गप्पे खत्म। अब मैं आपके थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूँ, है ना। यस, तो जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, ठीक है ना। टाइम वेस्ट करने की आशंका मतलब मेरी कोई मंशा नहीं है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो कमेंट है एक, नाम नहीं आया मेरे को यहाँ पे, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले लेक्चर में इनका मतलब नमस्ते का कमेंट है, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्ते। ज्योति मिश्रा जी लिख रही हैं 8th लेक्चर में, भाई अगर आपके पास बजट ना हो तो कोई नहीं, व्हाइट बोर्ड सस्ता आ जाएगा 700 तक, उस पर पढ़ाया करो, ब्लू मार्कर से वो साफ साफ दिखेगा। एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर थोड़े से मतलब वैसे वाले चैप्टर है जो आपको यहीं पे पढ़ाना मुझे बेटर लगेगा, बिकॉज मेरा जो है मेरे लिए ये वाला बेटर वे है उससे। उसमें क्या है ना, बड़ा आराम आराम से लिखना पड़ता है, इसमें थोड़ा हम जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं, रफली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाइट बोर्ड तो इसके पीछे व्हाइट बोर्ड ही है ना। और आपने देखा नहीं होगा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर और उससे आगे कौन सा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो सारे हमने इसी पे किए हैं, व्हाइट बोर्ड पे किए हैं। ये 2 चैप्टर्स मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाए हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये मैं अपने अकॉर्डिंग ही कराना चाहूंगा। भाई आप ऐसे ही लगे रहो, एक दिन हम भी पढ़ाएंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन तो पढ़ाती हूँ, ओके ज्योति मिश्रा जी। नेक्स्ट, फियर 163 लिख रहे हैं, ब्रो टीचर से भी सही
समझा रहे तुम, तो भाई इसी बात में अल्टरनेटिंग करंट का बना दीजिए। अरे भाई ये क्या बोल दिया, अल्टरनेटिंग करंट फिजिक्स का टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। अच्छा मैं एक पोल डाल दूंगा, ठीक है ना, कि आपको चाहते हो कि मैं बोर्ड्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का भी करवाऊं, तो वो मैं करवाऊंगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट कीप इट अप ब्रो लिखा है किसी ने इसी लेक्चर में, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट, भाई की वीडियो पर 2000 व्यूज हैं और लाइक 3.4 लाख कैसे हैं? 3.4 लाख लाइक्स, आई डोंट नो यार, ऐसा तो किसी भी वीडियो पे नहीं है। भाई आपने 12 कब की, नाइस टीचिंग, ओके थैंक्स अ लॉट। मॉलिक्यूलर बेसिस इनका कमेंट है, डिजिटल रहानिया, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। भाई तुम कौन सी क्लास में हो? थैंक यू, मैंने पढ़ा था, रिवीजन हो गया मेरा। ब्रदर आई कैन मेक योर थंबनेल्स व्हिच इंक्रीज योर रीच। आई टू ओवीयू, बट आई लव यू था शायद ये नाम में, टू से उन्होंने लिखना है, क्रिएटिव दिखाया है ऐसे, देखो क्या क्या करते हो यार तुम। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। एक बार आप भी मुझे मेल वगैरह आपको दिया हुआ है ना, मैंने मेल, आप वहां पे मुझे जा सकते हैं। कहाँ पे दिया होगा मेल आपको? मैंने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है सब कुछ। नन ऑफ दीज हिमा, कैन यू मेक वीडियो ऑन IUPAC नॉमेनक्लेचर? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बाकी सब भी पढ़ाएं बोर्ड्स के लिए, ओनली बोर्ड्स ओरिएंटेड, तो वो आप मुझे बता सकते हो। कीप द गुड वर्क ब्रो। फिर है दिल ओ, ओके सर आपसे ज्यादा उम्मीद लग गई है पढ़ाई की है, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगी पढ़ाई की जुबेर जी। ओके, तो हमारा तो सिलेबस चल ही रहा है यार नीट के लिए, तो देखो नीट की बायोलॉजी मैं 100% करवा के जाऊंगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर, अभी देखो नॉर्मल लेक्चर हो गया, कुछ ज्यादा बीच में बचा नहीं है, मान लो 5-6 लेक्चर्स और लग रहे हैं, तो 16 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मान लो, ठीक है ना। तो वो कब तक हो जाएगा, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक के एंड तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक में, ठीक है। तो मान लीजिए 10 दिसंबर तक चैप्टर कंप्लीट है, फिर आपका क्या बच जाएगा? एक बचेगा बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, उसको भी हम 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा देंगे पूरी यूनिट को, ठीक है। और एक आपके पास बच जाएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। बाकी तो एक एक लेक्चर का चैप्टर है, वन शॉट में ही उन सबको हम निपटा देंगे, बिकॉज इकोलॉजी यूनिट कैसी है, देखो कितनी छोटी सी यूनिट है, ठीक है। एम एन, अच्छा तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।